तारीख 23 जून 2018 दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश मिलती है। जहां पर यह लाश मिली थी वह आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटों तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती है, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी। यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह की तलाश में लग जाती है। और फिर पुलिस जांच में खुलासा होता है। उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, कातिल कौन था, कातिल कैसे पकड़ा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट की कत्ल की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर सड़क पर खून में डूबी मृत महिला पर पड़ती है। आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है। पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए घटनास्थल पर तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है। शुरुआती जांच के बाद ही फॉरेंसिक टीम दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि महिला की पहले हत्या की गई है, फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को शक होता है कि शायद यह हत्या रॉबरी या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है। मगर पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहने हुए थे सब कुछ सही सलामत है। किसी तरह की सेक्सुअल असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। पास में मोबाइल भी नहीं था। पुलिस मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले तो शव की पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। महिला की लाश लगभग 1 बजे दिन में मिली थी। उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती है। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में भी महिला की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इसकी पहचान की जा सके, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। शाम के लगभग 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उसी मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे। और जिस मृत महिला की पहचान फोटो के जरिए उन्होंने की थी, बल्कि उनकी पत्नी थी जिनका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। इनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक 6 साल का बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफर हाल ही में दिल्ली हुआ था, इसलिए यह अब दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा दिखने में काफी खूबसूरत थी। उन्होंने कई मशहूर ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन इन्होंने जीते भी थे। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से ही होता है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वह अपना इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज की तरह उन्हें हॉस्पिटल से लेने आया तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फोन करते हैं, मगर वो स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वह फोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं।
बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश देखकर अमित द्विवेदी पहचान की पुष्टि करते हैं। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। तो इस पर अमित द्विवेदी जिस शख्स का नाम लेते हैं उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के ही एक और मेजर का नाम लेते हुए कहते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वह काफी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। उनका नाम था मेजर निखिल राय हांडा। अब सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल राय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस अस्पताल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने शुरू करती है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उस कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकले उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल हांडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी, उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल हांडा का लोकेशन एक ही जगह का था। इन सब खुलासे के बाद पुलिस की टीम मेजर निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती रहती है। फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू करता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी। यहाँ मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यही उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा द्विवेदी से होती है। यहीं पर दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगती है। पहले निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी और ज्यादातर ये दोनों फोन पर ही बात करते थे, मगर एक समय बाद इन दोनों में वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शैलजा और निखिल हांडा तब वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी के ड्यूटी का समय होता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी मेजर निखिल हांडा से बात करती है। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुआती महीने तक चलता रहता है, मगर एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तभी मेजर अमित द्विवेदी रंगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ लेते हैं। यह सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफी डांटते हैं और इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हैं कि तुम आज के बाद से कभी भी निखिल हांडा से बातें नहीं करोगी। निखिल हांडा से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी को कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फोन पर बातचीत बंद रहती है, मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद यानी 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। उस कारण अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं, जबकि निखिल हांडा का इनसे पहले मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफर हो जाता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार निखिल के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू होती है, मगर शैलजा अब पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मई महीने में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि शैलजा अब निखिल के फोन कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। सबके बावजूद निखिल फोन करना बंद नहीं करता है
और अब वह शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो यह थी कि निखिल हांडा ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। जून महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अब अमित द्विवेदी का फोन उठाना लगभग बंद ही कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वह आर्मी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाती है। इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है, क्योंकि अब शैलजा ने निखिल का फोन उठाना लगभग बंद ही कर दिया था। इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है, जहां शैलजा रोज फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से मुलाकात हो जाए। हालांकि उसकी यह चाल ज्यादा कामयाब नहीं होती है और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद निखिल नई चाल चलता है और अब वह अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि अब वह बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है। उसकी चाल कामयाब भी हो जाती है और 1-2 बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा फिर से फोन उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक जब शैलजा फोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल शैलजा से फोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी अस्पताल में रोज की तरह फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आती है, तो इस बार वह अस्पताल के अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुक जाती है। यहां प्लान के मुताबिक निखिल हांडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वह कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। इसके बाद अब निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से बस जितनी जल्दी हो तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी से तलाक लेने से मना कर देती है। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है और वह जवाब में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकते तो फिर तुम किसी की भी नहीं रहोगी। बस इसी के बाद वो एक झटके में शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ चिपकाकर लाए चाकू से शैलजा के गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है। चाकू के वार की वजह से कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता है कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रखकर ज्यादा दूर गया तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वह वहीं पर लाश को पहले गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ा आता है ताकि ये हत्या की बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। फिलहाल निखिल हांडा सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। वैसे अब तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है और अब भी इस केस की सुनवाई ही चल रही है। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मेजर निखिल हांडा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।